मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज का वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित है। हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कोटियां आज बताई जाएंगी। तो शीर्षक हमारा है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको एक लाइन में परिभाषित किया जा रहा है। परिभाषा: किसी भी भाषा के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम चलेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण मुख से निकलने वाली अविभाज्य, मुख से निकलने वाली अविभाज्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और छोटा न किया जा सके, अर्थात अविभाज्य ध्वनि हो, उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उस ध्वनि को जिस लिपि में लिखा जाता है, जिन चिन्हों में लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि हमारी दृश्य होती है और जो भाषा होती है वो श्रव्य होती है। अब हम चलते हैं, हमारी वर्णमाला में जितने प्रकार के वर्ण हैं उन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वर्णमाला में है स्वर। स्वर की परिभाषा है मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। अब स्वर हमारी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे हर्ष स्वर, आ, ए, उ, रे, ये 4 हमारे हर्ष स्वर हैं।
और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हमारे आ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 ये स्वर हमारे 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। तो 7 और 4 मिलकर के हमारे कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। परिभाषित किया गया है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दूना समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। स्वरों की एक कैटेगरी और है, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों के बाद में 3 का अंक लिखा होता है, जैसे ओ है, अब इसके आगे 3 का अंक लिखा है, उसके बाद म है। अब इस ओ का उच्चारण हम 3 मात्रा भर करेंगे तो हो जाएगा ओम। इस प्रकार से ये स्वर संस्कृत भाषा में ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार के प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है। इसके बाद में हम चलते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन, व्यंजन। अब व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो व्यंजन हमारे जो होते हैं, पहले व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरी कोटि होती है अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, फिर तीसरी कोटि होती है फिर ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर के 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? हमारे फेफड़ों से जब वायु चल करके हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, तो स्पर्श करके जब वायु निकलती है तो इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस वायु के निकलने का क्रम है, सबसे पहले वायु कंठ से आती है। तो जो हमारे पहले प्रकार के व्यंजन है वो कंठ हैं। कंठ के बाद फिर तालु, फिर मूर्धन्य आधा मुंह, फिर दंत, फिर दंत के बाद फिर होष्ठ, इस क्रम से। तो अब हमारे स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया जा रहा है। का वर्ग के व्यंजन है। का वर्ग के का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा वर्ग के व्यंजन चा, छा, जा, झा, या।
फिर टा वर्ग के व्यंजन टा, था, डा, धा, अड़ा, ता, फिर ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, फिर पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। तो इन हर वर्ग के का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्गों के जो व्यंजन हैं इनको हम अस्पर्श व्यंजन कहेंगे। इनको हम कहेंगे अस्पर्श व्यंजन। मतलब ये क्रम है, एक सूत्र है कंता मूद ओ। ये जो का वर्ग के व्यंजन हैं ये हमारे कंठ कहलाते हैं। सबसे पहले वायु हमारे फेफड़ों में चल करके कंठ में आती है, तो का, खा, गा, घा, अंगा इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के बाद हमारा आता है तालु। फिर चा वर्ग के व्यंजन तालु है, चा, छा, जा, झा, या, तालु। फिर मूर्धा, टाठा, डाढ़ा, अड़ा। फिर दंत, फिर ताथा, दाधा, ना। फिर ओ, होष्ठ, फिर पाफा, बाभा, मा। इस क्रम से ये व्यंजन फेफड़ों से वायु चल करके इन स्थानों को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कावर के व्यंजनों को वायु यहाँ पे कंठ से स्पर्श करती है, चावर के व्यंजनों को ताल से स्पर्श करती है, फिर मूर्धा आधे मुंह को स्पर्श करती, फिर दांतों को स्पर्श करती है, फिर पावर के व्यंजनों को होष्ठ होठों से स्पर्श करती है वह, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 25। अब हो गए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में परिभाषित किया गया है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन पारंपरिक वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन अंतस्थ व्यंजनों को या, रा, ला, वा, ये हमारे या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर ऊष्म, फिर यह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सा, शा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? हमारे जब फेफड़ों से वायु चल करके जिन स्थानों को स्पर्श करती है और स्पर्श करके उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसमें गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो 4 व्यंजन हमारे हो गए अंतस्थ, 4 हो गए ऊष्म। इस प्रकार से अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों को हम कुल मिलाकर के इस श्रेणी में रखते हैं। इन व्यंजनों की संख्या स्पर्श व्यंजनों की 25 हो गई, अंतस्थ और ऊष्म की संख्या हो गई 8। अब तो हमारे ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इनके बाद में हमारे आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों के योग से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। इसमें आते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 वर्ण हैं। इसमें से छा, का और सा, धन, आ। फिर त्रा, ता, रा, धन, आ। फिर ज्ञा, जा, धन, इया, धन, आ। इसके बाद सरा, इसमें आता है सा, धन, रा, धन, आ। इस प्रकार से छा,
त्रा ज्ञा श्रा, ये हमारे 4 संयुक्ताक्षर हो गए, 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। और यहाँ पर इस चा वर्ग में ये द्विगुण व्यंजन हो गए। द्विगुण व्यंजन में देखिए टा ठा डा ढा में, इसमें ये डा और ढा, डा और ढा, ये डा और ढा, इसके नीचे जब बिंदी लगाएंगे अढ़ा हो जाएगा, इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो अड़ा हो जाएगा। इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। और इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इनको दो नामों से हम जानते हैं। इसके बाद हमारे जो 2 वर्ण और आते हैं, एक हमारा है अन्न और एक है आह। तो ये दोनों अयोगवाह हैं, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब है ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी है, इसलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में हम रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे कुल हिंदी के वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 52 बनती है। अब कितने प्रकार के वर्णमाला में वर्ण हैं, इसका सारा विवरण आपको बता दिया गया है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके लाइक करें। और हम अगले वीडियो में आप लोगों को इन वर्णों का उच्चारण स्थान, कि हमारे 52 वर्ण हमारे मुख के किस भाग से उच्चारित होते हैं, इन पर आधारित हमारा वीडियो होगा। आप लोग सुखी रहें, सानंद रहें और आप लोगों की विद्या सफलता तक ले जाए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।